सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन के हम लोगों ने अभी तक 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। उसके वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए। ब्लॉक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम बेसिकली अभी तक सॉल्व किए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स, है ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। और स्टेटमेंट में हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, और डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। देखो ये डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है ना। तो चलो बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं प्रॉब्लम का। देखो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम का क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ 150 kg मास, एक ब्लॉक है इसका मास 150 kg है, इज रेज्ड बाय ए 10 डिग्री वेज वेइंग 50 kg। एक वेज है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, 10 डिग्री इंक्लिनेशन है, और इसका वेट भी हम लोग को दिया है 10 kg, इसका मास दिया है। अंडर इट एंड बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एट इट एज शोन इन फिगर, है ना, taking coefficient of friction between all the surfaces of contact as 0.3, है ना। Find what minimum force should be applied to raise the block, है ना। So minimum force applied to raise the block, इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मतलब सिंपल, ये जो फोर्स P अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स P अप्लाई हो रहा है, इसे फोर्स P की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल दी सरफेसेस की वैल्यू दी है हम लोग को 0.3, मतलब म्यू की वैल्यू सारे सरफेस के लिए कितनी दी है, 0.3 दी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्लॉक है हमारा ब्लॉक, इसका मास कितना है 150 kg है, और वेज का मास हम लोग को दिया है 50 kg। और वेज का जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वेज का है ना, ये वाला एंगल हम लोग को दिया है 10 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेज इज 10 डिग्री है ना। अब जैसे ही इस वेज पे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, वेज के को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वेज के साथ ये ब्लॉक दोनों एक साथ इधर मूव होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रुका के रखा है। ये वाला हमारा सरफेस जो है, ये ब्लॉक को आगे जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, है ना। ब्लॉक आगे मूव नहीं हो सकता इस सरफेस की वजह से ना। तो क्या होगा, ब्लॉक आगे मूव नहीं हो सकता, तो ब्लॉक किधर मूव होगा, ये वाला वेज हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और हमारा जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ब्लॉक मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है ना। तो जैसे आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक किधर मूव होगा, ब्लॉक मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। और ये वाला वेज हमारा किधर मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने सारे ब्लॉक के प्रॉब्लम देखे, ब्लॉक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम देखे। अब इस वेज फ्रिक्शन में क्या होता है, वेज फ्रिक्शन में एक से ज्यादा कांटेक्ट सरफेसेस होते हैं ना। जैसे कि ये वाला ब्लॉक हमारे इस वाले सरफेस से कांटेक्ट में है, इसको नाम दे देंगे सरफेस को, इस वाले सरफेस को नाम देंगे 1, है ना। तो सरफेस 1 से ब्लॉक हमारा कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे इसका मोशन हो रहा है ब्लॉक का अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड, है ना। उसके बाद ये वाला ब्लॉक और वेज दोनों के बीच में यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट है ना, तो ये सरफेस कांटेक्ट को नाम दे देंगे हम लोग सरफेस नंबर 2, है ना। और उसके बाद ये वेज कांटेक्ट में, इस वाले ग्राउंड सरफेस से वेज कांटेक्ट में है, इसको हम लोग नाम दे देंगे सरफेस नंबर 3, है ना। तो यहाँ पे 3 सरफेसेस है ना, 3 सरफेसेस पे 3 फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे, 3 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे भी प्रॉब्लम हम लोग स्टेप में करेंगे। मतलब पहले हम लोग सिर्फ ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वेज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, और हम लोग को P फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो सब में पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से, है ना। सब में पहले ब्लॉक का एबीडी कंसीडर करेंगे, और ब्लॉक का एबीडी कंसीडर करने के बाद फिर वेज का एबीडी कंसीडर करेंगे ना। तो उससे पहले हम लोग को जो मासेस दिए हैं ना, मास ऑफ ब्लॉक जो दिए हैं हम लोग को, वो कैसा दिया है, वो केजी में दिया है। देखो 150 केजी है, तो सब में पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। 150 into 9.81 कर लो, तो यहाँ से हम लोग को वेट ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन की वैल्यू मिल जाएगी 1471.5 न्यूटन, है ना। सो वेट ऑफ द ब्लॉक हम लोग को मिल गया 1471.5 न्यूटन, 1471.5 न्यूटन, ये वेट ऑफ द ब्लॉक मिल गया। अब ब्लॉक का इक्विलिब्रियम करते हैं। सबसे पहले कंसीडरिंग, यहाँ पे लिख देंगे कंसीडरिंग एफबीडी और इक्विलिब्रियम, कंसीडरिंग एफबीडी और इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे ब्लॉक को नाम नहीं दिया तो हम लोग नाम नहीं देंगे, ब्लॉक और एक वेज है, इसलिए नाम दिया नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्लॉक का यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, अलग से इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अलग से एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे ब्लॉक का, और इसके ऊपर जो जो फोर्सेस अप्लाई होने वाले हैं वो फोर्सेस हम लोग को यहाँ पे शो करना है। ये वाला ब्लॉक के सब में पहला फोर्स आएगा हमारा वेट, है ना। वेट कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेट का वैल्यू 1471.5 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो इस वाले सरफेस 1 पे इस ब्लॉक का वेट पूरा किसके ऊपर आ रहा है, सरफेस 1 पे आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक आगे जाना चाहता है लेकिन ये सरफेस को रुका रहा है, तो पूरा का पूरा ब्लॉक का वेट आएगा इस सरफेस 1 पे। तो इस सरफेस से ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट होगी जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी रहेगी, इसको परपेंडिकुलर रहेगी, सरफेस है वर्टिकल, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगी किसके वजह, कहां से, इस सरफेस से ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ब्लॉक का वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी जो कि नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, इसको नाम दे देंगे N1, सरफेस को नाम दिया 1, इसके लिए ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन 1 N1। उसके बाद सेकंड चीज देखो, अब ये ब्लॉक किधर मूव हो रहा है, ब्लॉक मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो क्यों, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, इस सरफेस के कांटेक्ट में ब्लॉक है और ब्लॉक मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, पक्का याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, है ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी डाउनवर्ड हम लोगों ने हमारा जो वेट है ऑलरेडी डाउनवर्ड बताया है, तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पे शो कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसको प्लस करके भी फ्रिक्शनल फोर्स लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख दो, अलग से लिख दो इधर F1, है ना। अब F1 की वैल्यू देख लो, हम लोग को पता है फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, म्यू इनटू n है, सो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू n1, सो F1 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, सो 0.3 n1, F इज इक्वल टू 0.3 n1। अब F1 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0.3 n1 पुट करेंगे डायरेक्ट, है ना। उसके बाद अब देखो ये 3 फोर्सेस हो गए, और देखते हैं फोर्स कहां से आते हैं फोर्स, समय में देखो ब्लॉक का वेट आ रहा है वेज पे, तो वेज से ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। और सेम वे ब्लॉक का वेट वेज पे आ रहा है तो वेज से ब्लॉक पे रिएक्शन होगी, और सेम वे वेज का वेट आ रहा है ब्लॉक पे तो ब्लॉक से वेट पे रिएक्शन क्रिएट होगी ना। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी ना। कौन सा सरफेस है हमारा, टू सरफेस है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगी ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर रिएक्शन कैसी रहेगी, इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी। देखो इधर भी और इधर भी दोनों साइड में रहेगी ना, इसको नाम देंगे हम लोग N2, सरफेस टू एस पे ना। तो ये जो N2 रिएक्शन रहेगी इंटरमीडिएट रहेगी, इसका वेट इस पे आ रहा है, इसका वेट इस पे आ रहा है ना, तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी। और इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसलिए जो N2 रहेगा ये वेज के लिए और ब्लॉक के लिए दोनों के लिए भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसका वैल्यू दोनों के लिए सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। ओके, तो ये N2 रिएक्शन हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। रिएक्शन कभी भी कैसी होती है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये जो N2 रिएक्शन रहेगी इस सरफेस को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग N2 बताएंगे, N2 रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब सेकंड चीज क्या हो रही है, ये वेज हमारा जा रहा है आगे, है ना, तो ब्लॉक किधर मूव होगा, ब्लॉक मूव होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होगा, है ना, क्योंकि वेज हमारा आगे जा रहा है। एक्चुअल में ब्लॉक पीछे मूव नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऊपर रेस करेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा लगेगा कि ब्लॉक किधर मूव हो रहा है, पीछे के साइड में मूव हो रहा है, ऐसे हम लोग को लगेगा। तो ब्लॉक किधर मूव होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेज मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बैक इस डायरेक्शन में मूव होगा। देखो तो ब्लॉक हमारा जब इस डायरेक्शन में मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। देखो तो F2 जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F2 का डायरेक्शन ये रहेगा, इस डायरेक्शन। ओके, अब तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स F2 बता देता हूँ। देखो फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कैसा होता है, इस सरफेस को देखो, ये वाले सरफेस को कैसा रहेगा, पैरेलल, रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज सरफेस को पैरेलल। देखो पक्का याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी सरफेस को कैसे होते हैं, पैरेलल। देखो इस सरफेस को ये पैरेलल और इस वाले सरफेस को ये वाला पैरेलल रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, इसको नाम दे देंगे हम लोग F2। अब इधर ध्यान में वापस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू N2, फॉर्मूला है, म्यू की वैल्यू कितनी है, इसके लिए भी 0.3, सो F2 इज इक्वल टू 0.3 N2। ओके, F1 का वैल्यू F2 का वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू हम लोग वहां पे यूज करने वाले जब रिजॉल्व करेंगे। अब और कौन सा फोर्स बच गया, देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 फोर्सेस हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। और कोई फोर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, अब इन फोर्सेस का हम लोग को क्या करना है, जो इंक्लाइन फोर्सेस है, यहाँ पे देखो ये वाला वर्टिकल फोर्स है, ये भी वर्टिकल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल है ना। अब ये दो बचे फोर्सेस, ये दो फोर्सेस कैसे इंक्लाइन है, तो इनके हम लोग को एंगल पता करने हैं और इनको रिजॉल्व करना है। तो सिंपल एंगल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां से थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है हमारा 10 डिग्री। हम लोग को दिया है वेज का एंगल है, ये जो वेज का एंगल है वही सरफेस का एंगल, ब्लॉक का एंगल रहेगा, कितना है 10 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे इस सरफेस को, ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन इस सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये वाला रिएक्शन इस सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर है। सो इस सरफेस का एंगल हम लोग को, हॉरिजॉन्टल से सरफेस का एंगल हम लोग को पता है। सो इस नॉर्मल रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल देखो, वर्टिकल से इसका एंगल 10 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से सरफेस का एंगल, हॉरिजॉन्टल से सरफेस का जो एंगल है ये कितना है, 10 डिग्री है। तो वर्टिकल से इस रिएक्शन का एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम में हम लोगों ने यही किया है, देखो है ना, क्या किया है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी उसका एंगल वर्टिकल से कितना रहेगा, 10 डिग्री रहेगा। अब उसके बाद ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कितना रहेगा। अब ये तो एकदम सिंपल है, देखो मैंने अभी बताया आपको, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, पैरेलल है। सरफेस को फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल, तो देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 10 डिग्री है। सो इस फ्रिक्शनल फोर्स का भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना रहेगा, 10 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि इस सरफेस को फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस को कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 10, तो इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री रहेगा। ओके, दोनों के एंगल मिल गए, अब इनको रिजॉल्व कर लो। देखो इन दोनों फोर्सेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। सब में पहले इस वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट रहेगा। एंगल कहां से पता है, एंगल वर्टिकल से पता है। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा cos n2 cos 10 और ये रहेगा n2 sin of 10। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की बारी देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा। ओके, एंगल कहां से पता है, एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा cos। अब F2 की जगह पे देखो, ध्यान से देखो, F2 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 0.3 N2 है ना, तो F2 की जगह पे लिखेंगे 0.3, देखो 0.3 N2, ये F2 की जगह पे लिखा, F2 का वैल्यू यहां से डायरेक्ट लिखा हम लोगों ने। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा cos 0.3 N2 cos of 10, और यहां पे क्या आ जाएगा 0.3 N2 sin of 10। F2 का वैल्यू लिख दिया, F2 डायरेक्ट 0.3 N2 लिखा है, ठीक है। फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं। अब f of x और f of y को 0 करेंगे और फोर्सेस के वैल्यू, अननोन फोर्सेस के वैल्यू मिल जाएंगे हमको ना। यहां से बेसिकली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर ये n2 की वैल्यू इधर सेम रहेगी वेज के लिए, फिर n2 की वैल्यू पुट करके p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब n2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, n2 बेसिकली कैसा है, n2 बेसिकली थोड़ा सा वर्टिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले f of x 0 करेंगे। देखो f of x 0 ले लेंगे, पहले f of x लेंगे, तो देखो 1 2 और 3 तीन फोर्सेस है हमारे पास। अब इन तीनों फोर्सेस में जो n1 है यहाँ पे और इधर n2 है ना, n1 और n2 दो ही अननोन है, तो n1 का वैल्यू n2 के फॉर्म में निकालेंगे, फिर उसको इधर पुट करेंगे f of y में, वहां से अपने को n2 और n1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, सब में पहले करेंगे हम लोग समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। आप f of y से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, f of y से स्टार्ट करो, n1 का वैल्यू n2 के फॉर्म में निकालो तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग x से स्टार्ट करेंगे, राइट वर्ड फोर्सेस, राइट में कौन जा रहा है, n1 जा रहा है, तो राइट वर्ड पॉजिटिव, तो n1 को प्लस लिखेंगे। उसके बाद बाकी के देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दो फोर्स हॉरिजॉन्टल है जो कि लेफ्ट में आ रहे हैं, इनको माइनस में लिखो, माइनस 0.3 N2 cos of 10। इसके बाद ये वाला फोर्स देखो नीचे लिख देता हूं, माइनस N2 sin of 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 तीन ही फोर्सेस थे। अब यहां पे n1 है और बाकी के सारे टर्म में दोनों में n2 है, तो ये n2 के टर्म्स को इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएंगे, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएंगे। देखो 0.3 N2 cos of 10, ये माइनस का इज इक्वल्स टू किधर आया तो प्लस हो जाएगा, N2 sin of 10, ओके, N2 sin of 10, ये दोनों टर्म है, यहां पे भी N2 है, यहां पे भी N2 को कॉमन ले लो, तो देखो ये n1 है, ये n2 नहीं, n1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स उधर गए, तो ये दोनों टर्म्स n2 वाले हैं, ये वाला n1 वाला टर्म है,
ठीक है। अब ये दोनों में से n2 कॉमन ले लो, तो देखो n1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 0.3 cos ऑफ 10, 0.3 cos 10 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा sin ऑफ 10 है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट में जितना वैल्यू है सारे वैल्यू को हम लोग कैलसी में पुट करेंगे और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, देखो कितना मिल रहा है 0.469, 0.469 मिल रहा है। इसको 0.47 भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, या 0.469 कर दो। तो यहाँ पे हम लोग देखो n1 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0.469 n2 मिल गया। देखो n1 और n2 में रिलेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। f of x इक्वल टू 0 किया, अब f of y इक्वल टू 0 करते हैं। देखो यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अब अपवर्ड कौन जा रहा है, ये वाला टर्म जा रहा है अपवर्ड हमारा, ये वाला यहां से स्टार्ट करते देखो n2 cos ऑफ 10 ये अपवर्ड जा रहा है। और कौन अपवर्ड जा रहा है, और कोई फोर्स है जो अपवर्ड जा रहा है, बाकी ये 1 2 3 ये तीनों फोर्सेस कैसे डाउनवर्ड है ना। अब यहाँ पे सब में पहले ये वाले फोर्स को पुट करते हैं, देखो माइनस 0.3 n2 sin ऑफ 10 ये वाला आ गया। उसके बाद ये माइनस 1471.5, उसके बाद ये वाला f1। अब f1 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, f1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.3 n1, तो f1 की जगह पे पुट करेंगे 0.3 n1, f1 डाउनवर्ड है इसके लिए आएगा माइनस 0.3 n1 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 है ना, चार फोर्सेस है 1 2 3 एंड 4, चारों फोर्सेस आ चुके हैं। अब हम लोग को पता है n1 की जगह पे क्या पुट करना है 0.469 n2 पुट करना है। अब जहां पे n1 है यहां दो जगह पे n2 है और यहां पे n1 है ना। अब ये वाले टर्म के साथ देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ना n1 है ना n2 है, दोनों भी नहीं कुछ भी नहीं है। सो इस वाले टर्म को इज इक्वल टू उधर भेज दो। देखो यहां पे बाकी के टर्म्स को एज इट इज देखो n2 cos ऑफ 10 माइनस 0.3 n2 sin ऑफ 10। उसके बाद ये वाले टर्म को हम लोग इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ ना n1 है ना n2 है, इसका कोई काम नहीं है ना, इसको उधर भेज दो। ये वाले टर्म को लिखो माइनस देखो 0.3 n1। अब n1 है, n1 की जगह पे क्या लिखना है, हम लोगों ने निकाला रिलेशन क्या है, n1 क्या है 0.469 n2 है ना। सो n1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.469 n2, 0.469 n2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस 1471.5 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, देखो 1471.5 ये प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहां पे भी n2 है, इधर भी n2 है, इधर भी n2 है, तीनों टर्म में से n2 को कॉमन ले लो। तो देखो n2 को यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बचेगा क्या, ये बचेगा cos ऑफ, यहां पे बचेगा cos ऑफ 10, उसके बाद माइनस यहां पे क्या बचेगा 0.3 sin ऑफ 10 n2 चला गया 0.3 sin 10, उसके बाद ये भी माइनस देखो अब 0.3 और 0.469 ये दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन बचेगा 0.3 into 0.469 यही टर्म बचेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, n2 बाहर आ गया, इज इक्वल टू क्या बचेगा 1471.5। ओके, अब n2 के साथ ये सारा टर्म कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, सो ये सारे टर्म को उधर भेज दो, इसके डिवीजन में चला जाएगा और वहां से हम लोग को n2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सो अब n2 इज इक्वल टू क्या होगा 1471.5 डिवाइडेड, अब ये सारा टर्म नीचे लिखो, क्या क्या है हमारा cos ऑफ 10 माइनस 0.3 sin ऑफ 10 माइनस 0.3 इंटू 0.469, ये सारा टर्म डिवीजन में आ जाएगा। ये सारा वैल्यू हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, कैलसी में अच्छे से पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हम लोग को n2 का वैल्यू मिल जाएगा 1857.92 न्यूटन। देखो 1857.92 न्यूटन ये मिलेगा n2 का वैल्यू। तो n2 का वैल्यू मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, एक साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ n2 इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 1857.92 न्यूटन मिला है n2। अब n2 मिल गया,
तो अब N2 मिल गया है तो N1 को निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम में N1 निकालने के लिए बोला नहीं है, हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, ये फोर्स P निकालना है ना। अगर आपको N1 निकालना है तो इस वाले वैल्यू में, इस वाले इक्वेशन में N1 N2 का वैल्यू पुट करो, N1 मिल जाएगा है ना। लेकिन N1 पूछा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे निकाल नहीं रहा हूं ना। तो अब डायरेक्टली हम लोग कहां बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे वेज पे है ना। सो वेज का इक्विलिब्रियम करेंगे, N2 का वैल्यू मिल गया, N2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और P का वैल्यू मिल जाएगा है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं और वेज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वेज की तरफ, वेज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे और P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वेज का डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वेज का डायग्राम बना लेंगे और बाकी का कैलकुलेशन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया वेज का डायग्राम। अभी वेज पे कौन से फोर्सेस आएंगे, सब में पहले वेट ऑफ द वेज है ना। वेज का हम लोग को वेट दिया है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, बेसिकली हम लोग को मास दिया है, इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मास हम लोग को दिया है 50 kg, सो 50 इंटू क्या करना पड़ेगा, 9.81 से मल्टीप्लाई करो तो मास को वेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। 50 इंटू 9.81 करो तो यहाँ से वेट का वैल्यू मिलेगा 490.5 न्यूटन, ये वेट का वैल्यू मिलेगा। तो वेट का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 490.5 न्यूटन। उसके बाद ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2 है ना। ब्लॉक का वेट वेज पे आ रहा है, वेज का वेट ब्लॉक पे आ रहा है, इसके लिए दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शन है N2 है ना, जिसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, ये वैल्यू हम लोग को पता है। तो सबसे पहले ये N2 को यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं हम लोग। सपोज मान लो यहाँ पे है हमारा N2 का वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, साथ ही साथ देखो कितना है 1857 अब उसके बाद और कौन सा फोर्स आएगा, ये वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स P, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है ना। इसको लोकेट कर दो यहाँ पे, तो ये वाला फोर्स P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। देन उसके बाद देखो और कौन सा फोर्स आएगा, यहाँ पे देखो वेज का फ्रिक्शन हो रहा है, वेज कहाँ पे स्लाइड हो रहा है, वेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा है। तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स को ये हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, इसको नाम देंगे F3 है ना, सरफेस 3 नाम दिया इसके लिए, F3 रहेगा। और F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन देखो F3 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू N3। अब म्यू कितना है हमारा, म्यू है 0.3 इनटू N3, ये रहेगा हमारा F3 का वैल्यू। ओके, अब इस वेज का पूरा वेट आ रहा है किसके ऊपर, इस ग्राउंड सरफेस पे, सरफेस नंबर 3 पे इसका वेट आ रहा है पूरा। तो इस सरफेस से इसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन क्रिएट होगी ना। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन एग्जैक्टली वर्टिकल रहेगी, जो कि नॉर्मल रिएक्शन रहेगी ना। तो ये वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगी, जिसको हम लोग नाम देंगे N3 है ना, सरफेस 3 है इसके लिए N3 है ना। अब देखो और कोई फोर्स एक्ट होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वेज है, वेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेज हो रहा है इस डायरेक्शन में, और वेज और ब्लॉक दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट है, और वेज किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में वेज मूव हो रहा है। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वेज और ब्लॉक के बीच में, जो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि वेज मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट, फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे शो करना है हम लोग को। ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा, F2 है ना। अब F2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो F2 इज इक्वल टू क्या है, म्यू इनटू N2 है ना। सो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हम लोग को पता है 0.3 इनटू N2 है ना। सो F2 के जगह पे 0.3 N2 पुट करेंगे और F3 के जगह पे 0.3 N3 पुट करेंगे। ओके, सारे फोर्सेस हम लोग को मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस कौन से हैं, एक तो N2 इंक्लाइन है और ये F2 इंक्लाइन है ना। तो दोनों के एंगल हम लोग पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखो F2 को अगर आप ध्यान से देखो, F2 फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज किसको पैरेलल होता है, सरफेस को है ना। तो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले सरफेस को पैरेलल है, देखो इसको, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, पैरेलल है ना। तो अब इसका एंगल देखो, इसका एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, 10 डिग्री है ना। तो यहाँ पे इसका एंगल भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 10 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच में ट्रांसवर्सल बन गया है ना। सो ये क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। देखो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10,
हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 है, तो ये भी एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 10 होगा। देखो अब हॉरिजॉन्टल से सरफेस का एंगल 10 है, तो इसी सरफेस को जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस को कैसा है, पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 10 डिग्री है, जैसे वहां पे दिख रहा है ये वाला एंगल 10 है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, ये भी 10 डिग्री रहेगा, ऑब्वियसली 10 रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस को कैसा है, पैरेलल। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज सरफेसेस को पैरेलल होते हैं, है ना। तो देखो ये 10 डिग्री मिल गया एंगल हम लोग को। अब उसके बाद N2 का एंगल निकालना है। देखो N2 का एंगल कैसे निकालेंगे, N2 का एंगल हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक का हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था, तो ये एंगल कितना था हमारा, ये 10 था, बराबर। देखो अब यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को मिला था, ये इस सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर रिएक्शन है, तो ये वाला एंगल हम लोग को 10 मिला था, बराबर। वर्टिकल से ये 10 मिला था, तो यहाँ पे भी वर्टिकल से ये एंगल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगेन अल्टरनेट एंगल, ये लाइन है, ये वर्टिकल से इसका एंगल 10, इधर भी वर्टिकल से 10 है, यहाँ पे वर्टिकल से 10 है, तो इधर भी वर्टिकल से कितना होगा, 10 डिग्री होगा। हम लोग ने अभी ब्लॉक के प्रॉब्लम में देखा ना, ये वाला N2 का इस वर्टिकल से एंगल कितना था, 10 डिग्री था। तो इस वाले N2 का भी वर्टिकल से एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N2 कैसी है, सेम है, इक्वल है। तो इस N2 का एंगल यहाँ पे वर्टिकल से कितना होगा, 10 डिग्री होगा। सो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 10 डिग्री होने वाला है। या फिर सिंपल आप लोग समझ लो, ये वाला सरफेस है हमारा, है ना, ये सरफेस का इंक्लिनेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल से 10 है ना, तो इसको परपेंडिकुलर ये रिएक्शन है ना, इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 है, तो इसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना होगा, 10 डिग्री होगा, है ना। जिससे जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में सारे प्रॉब्लम में वही किया है ना, इस सरफेस को ये रिएक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है, इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री है, तो इस रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा, है ना। कैसे भी समझ लो, ये एंगल कैसा है, 10 डिग्री है, पता होगा। अब देखो सारे एंगल मिल गए हम लोग को, दो फोर्सेस इंक्लाइंड थे, दोनों के एंगल मिल गए। अब दोनों फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना है। देखो इसका ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और इधर आ जाएगा ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, है ना। एंगल कहां से पता है, एंगल पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट cos, तो देखो 1857.92 cos ऑफ 10, और इधर क्या आ जाएगा 1857.92 sin ऑफ 10, ओके। अब ये F2 को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो दो कंपोनेंट में, इधर आ जाएगा कंपोनेंट और दूसरा वाला कंपोनेंट आ जाएगा इधर। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी इनसाइड रहेगा। अब देखो इस F2 का एंगल हम लोग को कहां से पता है, F2 का एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos कंपोनेंट, है ना। अब देखो F2 की वैल्यू क्या है, 0.3 N2 है, लेकिन N2 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है, तो N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो और F2 की होल वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। देखो तो क्या करेंगे, F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, देखो F2 कितना है हमारा, F2 इज इक्वल टू क्या है 0.3 N2 है, तो देखो 0.3 into N2 की वैल्यू हम लोग को मिली ऑलरेडी है, कितना है 1857.92 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हम लोग को F2 की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, हम लोग को F2 का वैल्यू मिल जाएगा 557.37 न्यूटन, है ना। तो ये F2 का वैल्यू मिल गया 557.37, ओके। अब डायरेक्टली F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो ये वाला कंपोनेंट cos, तो यहाँ पे लिखेंगे 557.37 cos ऑफ 10, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 557.37 sin ऑफ 10, ओके। सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। अब बारी है कैलकुलेशन की। अब हम लोग को निकालना क्या है, बेसिकली हम लोग को निकालना पी फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम करेंगे, जहां से हमको m3 मिलेगा, फिर m3 की वैल्यू इधर पुट करो f3 में और p की वैल्यू मिल जाएगी। देखो तो सब में पहले क्या करेंगे, f ऑफ y इक्वल 0, देखो ये वाला फोर्स भी पता है हम लोग को, ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो डायरेक्ट m3 का वैल्यू मिल जाएगा। चलो यहां पे करते हैं समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड कौन जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट जा रहा है और n3 दोनों अपवर्ड है, तो देखो यही से लिखते हैं n3 प्लस ये वाला कंपोनेंट 557.37 साइन ऑफ 10, ये दो फोर्स अपवर्ड। अभी देखो ये वाले दो फोर्स डाउनवर्ड है, उनकी वैल्यू लिखो, देखो -490.5 और ये वाला कंपोनेंट
माइनस 1857.92 cos ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 4 ही फोर्सेस है। ओके, अब n3 की वैल्यू मिलेगी, सबको उधर भेज दो, है ना। साइन चेंज होंगे सिर्फ, देखो क्या हो जाएगा, n3 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 557.37 साइन ऑफ 10 प्लस 490.5 प्लस 1857.92 cos ऑफ 10। ओके, अभी सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और इसको कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को n3 का वैल्यू मिल जाएगा 2223.40 न्यूटन। देखो 2223.40 न्यूटन, ये मिल गया n3 का वैल्यू। तो n3 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब बारी है p की। सो p की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 करेंगे ना। तो उससे पहले ये वाला पोर्शन थोड़ा रफ कर लेते हैं ताकि हम लोग को स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। तो देखो राइट साइड में कौन सा फोर्स जा रहा है, सब में पहले ये वाला फोर्स, तो इसको लिख देते हैं 557.37 cos ऑफ 10। उसके बाद ये वाला फोर्स भी जा रहा है राइट में, देखो, तो प्लस 1857.92 साइन ऑफ 10। देन F3 भी राइट में जा रहा है, F3 इज इक्वल्स टू क्या है, F3 इज इक्वल्स टू म्यू इनटू N3। तो इसको भी प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, F3 की वैल्यू बाद में पुट कर देते हैं। देखो F3 इज इक्वल्स टू म्यू इनटू N3 है, म्यू का वैल्यू 0.3 है और N3 का वैल्यू भी हम लोग को मिल चुका है, दोनों वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद माइनस, अब ये आ रहा है P फोर्स इधर, सो माइनस P इज इक्वल्स टू 0, है ना। 1 2 3 और 4, चार फोर्सेस है, 1 2 3 एंड 4। ओके, P की वैल्यू निकाला, P नेगेटिव है तो P को उधर लेके जाओ तो P प्लस हो जाएगा। देखो P माइनस में इसको इधर लेके आओ तो P क्या हो गया हमारा, P पॉजिटिव हो गया। P इज इक्वल, बाकी के साइड एज इट इज रहेंगे। देखो 557.37 cos ऑफ 10 प्लस 1857.92 साइन ऑफ 10 और हमारा F3। अब F3 का वैल्यू क्या है, F3 इज इक्वल टू म्यू इनटू N3। सो म्यू इनटू N3, तो म्यू इनटू N3 और N3 और म्यू दोनों के वैल्यू पता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करो और यहाँ से हम लोग को P की वैल्यू मिल जाएगी, cos ऑफ 10 प्लस 7.92 साइन ऑफ 10। देन म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3 जो दी हुई है और N3 की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाली 2223.40। अब ये सारा कैलकुलेशन कैलसी में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को P का वैल्यू मिल जाएगा 1538.54 न्यूटन, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।